नमस्कार साथियों, मैं पुनीत गौतम, आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद। आज हमें प्रबुद्ध सेवा संस्थान के तीसरे स्थापना दिवस समारोह में जो गाजियाबाद के सिद्धार्थ इंटरनेशनल कॉलेज में मनाया जा रहा है, और मैं आगे दिखाऊंगा आगे का कार्यक्रम जो चल रहा है। यहाँ पर तीसरा स्थापना दिवस समारोह मैं अंदर लेकर के चलूँगा आपको एक बार कि किस तरह से आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है प्रबुद्ध सेवा संस्थान ने। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है कोरोना काल की महामारी को देखते हुए। मैं अपने सहयोगी से एक बार आग्रह करूँगा वो दिखाएं यहाँ की साइड में से डेकोरेशन की किस तरह से बलून्स द्वारा भी की गई है। यहाँ पर उल्लेख है प्रबुद्ध सेवा बहुत थोड़ा सा यहाँ पर उल्लेख है प्रबुद्ध सेवा संस्थान के उद्देश्य कि क्या उद्देश्य है प्रबुद्ध सेवा संस्थाओं का, पूरा दिखाएं एक बार प्रिया जी। धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा ओंकारं अन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुरहं कृत्वा शीलं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुरहं कृत्वा शीलं देवमेवन्ते तत्यपि लोकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुरहं कृत्वा शीलं देवमेवन्ते यं वदामि सर्वदेव अहं वन्दे नमो
सक्षम बनाने का भी काम करते हैं। जैसा कि आप अपने चारों तरफ हॉल के अंदर देख रहे होंगे, सिलाई सेंटर के बैनर हैं, ब्यूटिशियन के बैनर हैं, मेहंदी सेंटर है, और गरीब बच्चों को हम लोग कपड़ों की व्यवस्था, बुक्स की व्यवस्था भी कराते हैं। आप देख रहे होंगे अपने चारों तरफ एक बार अपनी निगाह एक बार इन बैनरों पे भी ज़रूर डालें, क्योंकि यही हम काम करते हैं, यही हमारा काम है। श्रद्धा नीलम्बोध जी और शशि भूषण जी, महापुरुषों की वेशभूषा बच्चों ने जो कार्यक्रम किया, उनके एक शानदार कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम में जो बाकी शिरकत कर रहे सभी समाज के सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, डॉक्टर रविदास टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय श्रद्धेय हमारे अध्यक्ष जी हर्षरूप ठेकेदार जी, साथियों, प्रबुद्ध सेवा संस्थान के आज 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस एनजीओ के तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रम के माध्यम से तमाम तरह की जो समाज में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मंगल कामनाएं देता हूँ कि प्रबुद्ध सेवा संस्थान के सभी सदस्यगण, वॉलंटियर्स, सारी कार्यकारिणी इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके अच्छी कामना के लिए, इनके जीवन के लिए कि आगे बढ़ चढ़ के काम करें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। साथ ही जैसे कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महिलाओं एवं युवाओं को सम्मान एवं समाज में उनकी भागीदारी, जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और दोनों चीज़ अलग अलग हैं, युवा और सम्मान और महिलाओं का सम्मान और उनकी भागीदारी। तो युवा शक्ति की पहचान हमें करनी होगी। बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ा हमें इस बात का ज़रूर होता है कि हमारे समाज में युवाओं की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शैक्षिक हो, किसी भी कोई धर्म हो, कोई भी समाज का या जीवन का कोई भी पहलू हो, हमारे युवा बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ करूतियाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, जिनमें लिप्त होकर के हमारा युवा बर्बाद भी होता जा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो हम लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, मिशनरी लोग हैं, कि उनको इस कुरीतियों से, बुराइयों से दूर रखें और अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करें। तो मेरा अपील उन लोगों से भी है कि जो जितने भी हमारे सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, धार्मिक संगठन कार्य कर रहे हैं, वो युवाओं को पहचानें, उनकी जो प्रतिष्ठा उसको पहचानें और प्रतिभा के हिसाब से उनको सम्मान दें और उनको प्रेरित करें कि आगे चल कर के वो प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, IAS बने, PCS बने, नेता बने
और अपने समाज का नाम रोशन करें, समाज के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा दें। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि समाज ऐसे बच्चों को पहचानें और उन्हें कुरीतियों से, बुराइयों से दूर रखें। साथियों, जहाँ तक महिलाओं का मामला है, महिला जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा है कि किसी समाज की तरक्की बाबा साहब के अनुसार जो पूर्णतः सत्य है, महिलाओं की प्रगति से आंकी जा सकती है। आज हमारे समाज में महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ चल के काम कर रही हैं और बहुत अच्छी तरह शिक्षा में भी और सामाजिक संगठनों में, राजनीति में भी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इनको भी थोड़ा सा जो है, जो डेवलप हो गई हैं, उनको थोड़ा सा जो विकसित हो गए परिवार और जो समाज अभी पीछे रह गया है, विकसित नहीं हो पाया है, उनकी तरफ भी मुड़ करके देखें और उनको भी प्रेरित करें कि कम से कम अच्छे बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे संस्कार पैदा करें। हमें एक ऐसा समाज निर्मित करना है जो अम्बेडकरी संस्कारों से सुसज्जित हो, हमारे बच्चे भी, हमारी महिलाएं भी जो अम्बेडकरी संस्कार हों। अम्बेडकर संस्कार मतलब है जो जिन्हें बाबा साहब के अनुसार जीवन यापन करने की शिक्षा हो, उस रास्ते पे चलें और बच्चों को पढ़ाएं। साथियों, एक मैं और यहाँ अपील करना चाहूँगा, कोई भी समाज का बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में ठीक है और पढ़ना चाहता है और किसी के पास पैसे की कमी है, पढ़ नहीं पाता हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो IAS करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे कुछ भी, लेकिन शर्त ये है कि उसके घर में वो इतना आर्थिक रूप से गरीब हो कि उसके माँ बाप उसका खर्चा ना उठा पाएँ और बच्चा टैलेंटेड हो, अच्छा पढ़ने वाला हो, लड़का हो और उसके रिकमेंडेशन समाज करे, तो उसका मैं खर्चा अपने बलबूते देने को तैयार हूँ। एक बच्चे को मैं इस तरह से पढ़ा चुका हूँ, बताना चाहूँगा थोड़ा सा प्रेरित करने के लिए। बाकी मेरे मोहल्ला दौलतपुरा में एक लड़का सूरज सिंह, उसने सनातन धर्म इंटर कॉलेज से हाई स्कूल का गाज़ियाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया था और यूपी बोर्ड से 86% उसके मार्क्स आए थे और इंटरमीडिएट में भी उसने 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ली थी। और उस बच्चे का भी जो हाल ये था कि पहली बार में बच्चा वो IIT गुवाहाटी सेलेक्ट हुआ, लेकिन उसके घर में पैसे नहीं थे, उसकी माँ बेचारी चौका बर्तन करके अपना गुजारा करती थी, बाप नहीं था उसका, तो उसके घर में इन्वर्टर भी नहीं था, कूलर भी नहीं था, कई सारी वजह थी उसके पास पैसे नहीं थे फीस के। मुझे पता लगा, मैंने बुलाया दोनों बाप बेटे, उसकी माँ को भी उसके बेटे को बुला करके पूछा उनसे, तो उसने बोला बेटा क्या बात है, पैसे नहीं मेरे पास में। तो उसके टीचर्स ने उसका टिकट तो करा दिया था ट्रेन का, लेकिन मैंने उसको पैसे दिए, बेटा तू जा और जाकर अपना एडमिशन ले, गुवाहाटी में जा और जाकर के एडमिशन ले और अपना अकाउंट खुलवा लेना वहाँ जाके, जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़े मुझे फ़ोन कर देना, तेरे अकाउंट में डाल देना। साथियों, वो बच्चा आज उसका जो है वहीं पे अपने सिलेक्ट हो गया इंडियन ऑयल्स में और बॉम्बे उसकी आज 24 लाख के पैकेज पर विकसित हो गया बच्चा। तो मैं ये फील करूँगा कि जो हमारे सक्षम लोग हैं, हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्षम हैं और बच्चों को पहचान करके आगे बढ़ा सकते हैं। और एक मिशन पे बैक टू सोसाइटी के रूप में हमारे प्रोफेसर राजकुमार जी यहाँ हैं, बताएंगे आगे, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम छोटा छोटा काम करते रहते हैं। तो मैं पुनः अपील करूँगा कि बच्चों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो टैलेंट है उसको लाएं, छोटे बच्चों पे काम करें। और छोटे नर्सरी वाले बच्चे हैं जो अभी युवा की स्टेज पर 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, उनको भी आगे बढ़ाएं। एक अपील और मैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान से करूँगा कि इस तरह के एक आयोजन करें समाज के अंदर, छोटे छोटे कैंप रूपी, जिसमें कि बच्चों को पहचान सकें हम पढ़ाई लिखाई के लिए। जो डॉक्टर बनना चाहता है या किसी भी इंजीनियर बनना चाहता है तो उनकी गाइड के लिए उनको एक डॉक्टर इकट्ठे कर लें। बच्चे जो आना चाहते हैं उन्हें गाइड करेंगे, कुछ वकीलों को कर लें इकट्ठे, उन्हें जो वकील बनना चाहते हैं उन्हें गाइड करें, प्रोफेसर अपना गाइड करें, इंजीनियर उनको गाइड करें। तो इस तरह के कार्यक्रम चलाएं जिसके समाज के अंदर एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। इसी के साथ मैं पुनः
अपनी तरफ से श्रद्धेय शगुन बौद्ध जी को, उनकी टीम को और हमारे आज सोशल जो मीडिया के साथी यहाँ पर हैं वो शानदार कवरेज कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपने दम पर जीती हूँ, मैं अपने दम पर जीती हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, पुरुषों पर नहीं मैं पूरे जग पर आज भारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं 100 पुरुषों पे नहीं बल्कि 1000 पुरुषों पे भी भारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बढ़ाती हूँ, हर मिशन में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी का जीवन जीती हूँ। माता सावित्री भाई फूले की परछाई हूँ मैं, माता रमाबाई की बेटी हूँ मैं, कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं तो अपने दम पर सबला हूँ, तुम जीते हो औरों के लिए, मैं समाज पे मरने वाली नारी हूँ, मैं अपने दम पर नारी हूँ और आज इस पुरुष समाज पर मैं भारी हूँ। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता और महिलाओं के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए और आज मंच पर आसीन श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी को मेरा सादर बंदामी और आज के इस कार्यक्रम में आए मुख्य वक्ता के तौर पे प्रोफेसर राजकुमार जी, प्रोफेसर रतन लाल जी जो कि जा चुके हैं और भी मेरे विशिष्ट साथी यहाँ पर बालक राम बोध जी बैठे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ और खासकर प्रबुद्ध सेवा संस्थान की उन जागरूक सशक्त महिलाओं को मैं तहे दिल से सलूट करती हूँ जिन्होंने इस गांव में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भीम ज्ञान चर्चा और प्रबुद्ध समाज सेवा संस्था के नाम पर मिशन मूवमेंट की अलग जगाई है। तो सत सत नमन है ऐसी नारियों को। और मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूँगी खासकर अपनी मातृशक्ति के लिए कि जागो उठो खड़े हो जाओ, जागो उठो खड़े हो जाओ, चाहे अपनी शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर जाओ, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर जाओ। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आज विषय रखा गया है, बहुत गंभीर विषय है और एक सवाल बनता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसे विषय पर हमें चर्चा करने की। बहुत बुद्धिजीवी लोगों को इस चर्चा में आमंत्रित किया गया है, सबने अपने अपने विचार रखे, हर किसी का अपना एक दृष्टिकोण है। आज हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, आज हम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और युवाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, आज हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। किसमें? समाज में। कौन सा समाज? कैसा समाज? साथियों, मैं समाज हूँ, आप समाज है, ये समाज है, हम सब से मिलकर समाज बनता है और उस समाज में आज सक्रिय भूमिका मिशन मूवमेंट की तय करनी है। कैसे करनी है, इन कुछ विषयों पर मैं चर्चा करूंगी। पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर 75 साल के बाद भी ये मेरी नारी जाति क्यों अपने सम्मान की गुहार लगा रही है, क्यों अपने सम्मान के लिए आज दूसरों के सामने मुंह खोलकर नहीं मैं कहूँगी कि बल्कि एक आस लगाकर खड़ी है। आखिर क्यों? जब बाबा साहब ने हमें संविधान में समानता का अधिकार दिया, हमारे लिए वो हक अधिकार सुनिश्चित किए जिनसे कि आज हम पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और अपने अधिकारों को सुनिश्चित करके अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने देश का विकास, अपने राष्ट्र का विकास कर सके। तो क्यों आज हम इस पुरुष से या इस समाज से या इस देश से हम सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं? और अभी प्रोफेसर रतन लाल जी कह के गए थे कि सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, ये आपका अधिकार है और इसको आपको छीनना होगा। अगर अधिकार आपको मांगने से नहीं मिलते ना, तो कोई अधिकार नहीं है आपको जीने का। बेकार है ये पशुओं जैसा जीवन। अगर
जीवन को, बेकार है ये जीवन। एक महान पुरुष ने कहा है कि एशेन विद्या न तपो न दानम, एशेन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। अर्थात आज के समय में जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। साथियों, यही बात आज महिलाओं पर भी लागू होती है, युवाओं पर भी लागू होती है। आज हमें देखना पड़ेगा कि आज महिलाओं को महिलाएं कितना बढ़ा रही हैं या आज महिलाओं को पुरुष कितना बढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं जब मिशन मूवमेंट की, या बात करते हैं जब हम समाज में मिशन मूवमेंट की और युवाओं की भागीदारी की और महिलाओं की भागीदारी की, तो हम देखते हैं वहाँ पर जो हमारा युवा वर्ग है वो भौतिकवाद की चकाचौंध में उलझा हमें नजर आता है। उसके अंदर बहुत कम चिंतन मनन हम देखने को मिलते हैं। ऊपरी तौर पर सिर्फ हमें जय भीम के नारे लगाता हुआ हमारा युवा मिल जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता हुआ हमारा युवा मिल जाता है। और खासकर कुछ युवा तो ये कहते हैं कि जो धरातल पे काम करेगा हम उसके साथ हैं। अब बात आती है कि कौन से धरातल की बात हो रही है, कौन से आंदोलनों की बात हो रही है और कौन से काम की बात हो रही है। साथियों, यहाँ पर धरातल का मतलब जो आज की युवा पीढ़ी समझती है कि जो जमीन पे उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, बल्कि वो आंदोलन नहीं है, वो मिशन मूवमेंट नहीं है। मिशन मूवमेंट का सही अर्थ परम पूज्य बाबा साहब ने सिखाया और बताया कि जो अपने दुश्मन की पहचान करता है मैं उसे पढ़ा लिखा मांगता हूँ। ये नहीं कि आज हमने अच्छी अच्छी डिग्रियाँ ले ली, हम बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए, हम उच्च पदों पर जाकर अच्छा व्यापार करने लगे या हम आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। साथियों, ये जागरूकता की निशानी नहीं है, ये पढ़े लिखे होने की निशानी नहीं है, बल्कि जागरूकता की निशानी ये है कि सामने वाला हमारा दुश्मन है या मित्र है। हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। और खासकर इस कड़ी में जो हमारे समाज की बहन बेटियां या महिलाएं हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगी। अभी भंते जी ने बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं पर चर्चा की कि बताया कि किस तरह से आज हमारे समाज की बहन बेटियां इन रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वहन करती हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे परिवार के लोग करे आते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग करे आ रहे हैं इसलिए हम करते हैं। तो उन सभी से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे तो आज अपने बच्चों को क्यों शिक्षा दिला रही हैं? अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का इतना मान सम्मान करते हैं ना, तो अपने बच्चों को आज अनपढ़ रखिए। मैं तब मानूंगी कि हाँ, आप सही मायने में आप अपने बुजुर्गों की विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन हमारे दोहरे मापदंड होते हैं, हमारे दोहरे मापदंड होते हैं। हम जब मंचों पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, महिलाओं को जगाने की बात करते हैं, युवाओं को जगाने की बात करते हैं, लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो वही घंटियां बजती नजर आती हैं, वही पूजा पाठ नजर होता आता है। आखिर क्यों? कब तक हम इस दोहरे मापदंड को अपनाते रहेंगे? साथियों, जब तक इस दोहरे आचरण से हम बाहर नहीं आएंगे ना तो हम सामाजिक रूप से क्रांति कर पाएंगे, ना ही धार्मिक रूप से क्रांति कर पाएंगे और ना ही राजनीतिक रूप से क्रांति कर पाएंगे। मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ। जैसा कि मेरी बहन अभी लक्ष्मी ने कहा कि रात को समाज की आवाज़ उठाने के लिए, समाज का आईना बनने के लिए हमें रात को 1-1 बजे भी रोडों पर निकलना पड़ता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को हम इसलिए आंदोलन में नहीं लाते क्योंकि महिलाएं बड़ी नाजुक होती हैं, कुछ हो जाए, कुछ कर जाए तो परिवार को कौन संभालेगा। आप सीखिए मुझ जैसी महिलाओं से, सकून जैसी महिलाओं से, और भी न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आज अपने घर परिवार को के साथ साथ मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज भी समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। साथ ही यहाँ बात सम्मान की हो रही है कि कैसे हम महिलाओं और युवाओं का सम्मान सुनिश्चित करें, कैसे उनको सम्मान दें। सम्मान आखिर शब्द है क्या? आखिर शब्द है क्या सम्मान? क्या सम्मान किसी के देने से या लेने से पूरा हो जाएगा? सम्मान की परिभाषा बहुत बड़ी है। जिसको हम सम्मान दे रहे हैं हमें देखना है क्या वो व्यक्ति सम्मान के लायक है, क्या उसमें शील है, क्या उसमें वो आचरण है, क्या वो 5 शीलों को पालन करता है, क्या वो मदिरा या नहीं पीता है, या मांस का सेवन नहीं करता है, या दारू नहीं पीता है, या झूठ नहीं बोलता है। और जो व्यक्ति सम्मान दे रहा है हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि सम्मान लेने के साथ साथ सम्मान देने वाला का चरित्र कैसा है, वरना तो सम्मान आए दिन बढ़ते रहते हैं। मैं किसी को 21,000 रुपए की पर्ची कटाऊं, मंच पर मेरा सम्मान भी हो जाएगा, फूलमाला भी मिल जाएगी और अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइनिंग में मेरा नाम भी आ जाएगा। तो ये सम्मान नहीं है। अब
होगा। अभी जैसा कि प्रोफेसर जी ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर आरएसएस के बहुत सारे विचार चलते हैं जो बाबा साहब के विचारों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, बहुजन चिंतक के विचारों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। लेकिन साथियों, हमें इस दिशा में बहुत बारीकी से काम करना है। कल ही दिल्ली में शिलप्रिय बोस जी हैं जो कि साहित्य के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और बुक भी ट्रांसलेट करते हैं। कल मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि किस तरह से आज भारत सरकार, जो बाबा साहब के वॉल्यूम निकलते हैं साथियों, 40 वॉल्यूम हिंदी में है और 20 वॉल्यूम इंग्लिश में है, उनमें बहुत ज़्यादा घालमेल किया गया है। बहुत सारी चीज़ें वो निकाल दी गई है जो मूल रूप से बाबा साहब ने उसमें लिखी थी। तो आप सोच सकते हैं कि आज ना तो हम सत्ता में हैं और ना ही प्रशासन में हैं, तो किस तरह से आज हम अपने युवा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे हर आंदोलन। उसकी बहुत सारी महिला मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस कमी को हम अक्सर ज़्यादातर कार्यक्रमों में देखते हैं, महसूस करते हैं, वो कमी यहाँ पे पूरी तरीके से दूर कर दी गई है और महिलाएं अपने कार्य को आगे बहुत बखूबी से आगे बढ़ा रही हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सबसे पहले प्रबुद्ध सेवा संस्थान के अपनी साथियों को, खासतौर पे इनकी अध्यक्षा सगुन बोस जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इस तरह का कार्य करने का प्रयास किया है, उस तरह की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जिसको बाबा साहब और हमारे समाज के सभी नायक नायिकाओं ने बहुत लंबे समय से भरने का प्रयास किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए, जब हम अपने मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट में आप तथागत गौतम बुद्ध से इस शुरुआत को अगर करें तो तथागत गौतम बुद्ध को सबसे आगे लाने में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो सब लोग जानते हैं कि वो उनकी पत्नी यशोदा का रहा है। अगर तथागत गौतम आज पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं और आज उन्होंने हमें इतना महान धम्म दिया है, इतनी महान सभ्यता दी है, तो इसका अगर सबसे ज़्यादा श्रेय जाना चाहिए तो वो यशोधरा को जाना चाहिए। ये बाबा साहब खुद बुद्धा एंड इस धम्मा में लिखते हैं कि मैं रात को उठ के नहीं चला गया, बल्कि मुझे यशोदा ने बाकायदा तैयार किया। उन्होंने समझाया कि नहीं, आपको समाज की भलाई के लिए अपने जीवन को निछावर करना चाहिए और इसलिए वो आगे बढ़े। उसके बाद आप देखते हैं कि ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। और आज सावित्रीबाई फूले ना सिर्फ नारी शक्ति की, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत में और मैं कहूँगा कि आज पूरी दुनिया में एक बहुत महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। वो सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी, वो मात्र पहली शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि आधुनिक समय की पहली सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो एक आदर्श पत्नी के रूप में भी हैं, वो एक आदर्श कवित्री के रूप में भी हैं। तो इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व उनका रहा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि समाज को बहुत मजबूती मिली। एक आदर्श दंपति के रूप में हम फूले दंपति को देखते हैं। बाबा साहब को आगे बढ़ाने में जितना बड़ा योगदान माँ रमाई का है, शायद ही वो किसी दूसरे का हो सकता है। अगर माँ रमाई सहयोग नहीं करती, माँ रमाई अगर अपना त्याग नहीं करती, बलिदान नहीं करती, तो शायद बाबा साहब भी उस तरीके से समाज को अपना समय नहीं दे पाते, समाज को उस तरीके से भला नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्होंने किया है। इसलिए जो ताकत बाबा साहब को मिली वो माँ रमाई की वजह से मिली। बाबा साहब की ताकत वास्तव में माँ रमाई थी। यहाँ पे इतनी सारी हमारी महिलाएं हैं, इतने सारे हमारी मातृशक्ति यहाँ पे है, इतनी सारी नारी शक्ति यहाँ पे है। ये हमें सोचने की बात है कि जो भी महान कार्य भारत में हुए हैं, जो भी महान कार्य दुनिया में हुए हैं, उन सब के पीछे निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान है। लेकिन ये बात अब पुरानी हो गई है, ये बात अब पुरानी हो गई है। आप लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा, निश्चित रूप से कुछ साथियों ने सुना होगा, उस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये यूरोप का देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको बोलते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि फिनलैंड के अंदर इस समय पे 35 साल की एक महिला प्रधानमंत्री हैं। 35 साल की महिला प्रधानमंत्री हैं। उनके यहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पॉलिटिकल अलायंस हम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक अलायंस पार्टी की सरकार चल रही है, उसी तरीके से वहाँ पर एक अलायंस की सरकार चल रही है और उसमें 5 राजनीतिक दल हैं।
उन पांचों के राजनीतिक दलों की अध्यक्षा इस समय पे वहाँ पे महिलाएं हैं और पांचों उस अलायंस में मंत्री बनी हुई हैं। उसी में एक हमारी प्रधानमंत्री भी हैं जिनका नाम है सन्ना मरीन। सन्ना मरीन सिर्फ 36 साल की हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जा रही है। ये जो 36 साल की महिला हैं जो कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी हुई है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस समय पे फिनलैंड दुनिया का सबसे, जिसको वहाँ पे जीरो क्राइम है, वहाँ पे हैप्पीएस्ट कंट्री है, फ्रीएस्ट कंट्री है वो। इससे भी बड़ी बात, आपके यहाँ पे हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है? हमें हफ्ते में 6 के 6 दिन काम करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक छुट्टी मिलती है। फिनलैंड में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ता है, सिर्फ 4 दिन, और 4 दिन में भी सिर्फ 6 घंटे काम करना पड़ता है। $2,500 मिनिमम सैलरी है वहाँ पे। $2,500 को आप गुणा कर लीजिए 75 से। तो किस तरीके से महिलाएं अगर आगे आती हैं। एक चीज़ और वहाँ पे बताऊँ, भारत में जैसे अभी 6 महीने मातृत्व अवकाश मिलता है और पुरुषों को अवकाश मिलता है, पिताओं को मिलता है 15 दिन का। वहाँ पे 6 महीने पुरुषों को मिलता है और 6 महीने स्त्रियों को अवकाश मिलता है, दोनों को बराबर मिलता है। वहाँ पे जेलें खत्म हो चुकी हैं, जेल नहीं है वहाँ पे, अपराध खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे फ्री एजुकेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी महिलाएं आगे आती हैं तो वो समाज को बहुत ही अच्छे से चला सकती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चला सकती हैं। जहाँ कहीं भी उन्होंने बिना रिजर्वेशन के फिनलैंड के अंदर आज 50% महिलाएं संसद के अंदर जा चुकी हैं, 50% बिना रिजर्वेशन के जा चुकी हैं। तो अवसर अगर मिलता है, ये अवसर बाबा साहब ने हमें दिया है, ये अवसर हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, ये अवसर हमारे उन नायक नायिकाओं ने हमें दिया है कि स्त्री पुरुष को ना सिर्फ हम बराबर समझें बल्कि उनको बराबर का अवसर भी दें। बाबा साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक को पढ़ाने की हमारी सुविधा है या हमारे पास संसाधन है तो हमें लड़की को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की को पढ़ाते हैं तो एक पूरी पीढ़ी पढ़ जाती है, एक पूरी पीढ़ी आगे बढ़ जाती है। अभी नीलम जी इस बात को कह रही थी कि भाई हमें सम्मान चाहिए। सम्मान किस लिए मिलेगा? सम्मान आपको, एक बहुत बड़ी विद्वान महिला विद्वान हुई हैं, उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, या तो प्यार मिलेगा या सम्मान मिलेगा। वो कहते हैं कि प्यार तो आप किसी को भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको प्यार कर दीजिए, लेकिन सम्मान करना बड़ा मुश्किल काम है। सम्मान आप उस व्यक्ति का करते हैं जिसके अंदर चरित्र होता है, सम्मान आप उसका करते हैं जिसके अंदर समृद्धि होती है, जिसके अंदर नैतिकता होती है, जिसके अंदर ताकत होती है, उसका आप सम्मान करते हैं। इसलिए अगर स्त्रियों को सम्मान चाहिए तो उन्हें अपनी शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने को ताकतवर बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, सामने वाला आपको सम्मान नहीं दे सकता है। वो आप पे दया कर सकता है, वो आपको छोटा मोटा कोई जो है आप पे एहसान कर सकता है, लेकिन बराबरी का दर्जा आपको नहीं दे सकते। अगर बराबरी का दर्जा हमें चाहिए तो हमें निश्चित रूप से अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। देखिए, हमारा आंदोलन, सारा का सारा आंदोलन महिला सशक्तिकरण पर रुका हुआ है। हमारे जितने महापुरुष हैं उन सब ने इस बात को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया है। मान्यवर काशीराम साहब की बात को कहते हुए मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा अपनी बात को। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब के सामने भी एक अवसर था कि वो इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबको जाना होता है, सबको एक दिन जाना होता है। शरीर नश्वर है हमारा, 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल में सबको जाना है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब के सामने जब ये अवसर आया तो ये बार बार कहा जाता है कि भाई महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, महिलाएं आगे नहीं बढ़। मैम, ये आज का 3रा स्थापना दिवस था, तो इस बारे में आप हमारे समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे प्रबुद्ध सेवा संस्थान, जो कि एक NGO है जो महिलाओं के लिए खासकर काम करता है, महिलाओं को स्वरोजगार देना, उनको जागरूक करना, वो चाहे फिर सिलाई सेंटर के माध्यम से हो, ब्यूटिशियन सेंटर के माध्यम से हो, मेहंदी सेंटर के माध्यम से हो, और युवाओं को आगे लाना, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग सेंटर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन मूवमेंट में जोड़ना, उनको अंधविश्वास से, पाखंडवाद से बाहर निकालना, यही प्रबुद्ध सेवा संस्थान का लक्ष्य है, उद्देश्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की जो 50% की जो महिला आबादी है, जब तक वो महिला आबादी आगे नहीं आएगी, जब तक वो अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेगी, हम अपने समाज को
एक अच्छी और एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। इसलिए महिलाओं को आगे लाना ही हमारा लक्ष्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी सभी महिलाएं जो कि बाबा साहब ने उनको राइट दिलाए थे हिंदू कोड बिल के माध्यम से और उनको संविधान के माध्यम से जो उन्होंने बराबरी का जो हक दिलवाया था, अंधविश्वास को सभी छोड़ दें, अपने अधिकारों को जानें और समाज में अपने बच्चों को सही गाइड करें, सही एजुकेशन दें, अंधविश्वास से बाहर निकलें और इस समाज में एक प्रबुद्ध, मैं कह सकती हूँ प्रबुद्ध भारत बनाने की कोशिश करें। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो सभी के लिए मानवता का धम्म है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। और ऐसे ही महापुरुषों के जो विचारधारा है उनको हम फॉलो करते हुए उसमें महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए काम किया, चाहे फिर वो हमारे महापुरुष हो, सावित्री बाई फुले जी हो, फातिमा शेख जी हो, मदर टेरेसा हो, भगत सिंह जी हो, इस तरह के महापुरुषों के विचारों पर अपने बच्चों को चलाएं ताकि इस देश में शांति स्थापित हो और एक नई दिशा समाज को जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी का चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम हमें समय देने के लिए। एक बच्चा पैदा होता है तो दारू की बोतल खुलती है, 6 दिन बाद उसकी छठी आती है तो दारू की बोतल खुलती है, फिर उसके बाद 1 साल बाद उसका जन्मदिन आता है तो दारू की बोतल खुलती है, फिर वो बड़ा होता है, शादी होती है तो दारू की बोतल खुलती है, घुड़चढ़ी होती है, खेड़ा पूजता है तो दारू की बोतल खुलती है, उसके बाद सुबह को विदाई होती है तो दारू की बोतल खुलती है, उसके बाद वो मर जाता है तो 13वीं के 10 के पीछे भी दारू की बोतल खुलती है। समाज का जीवन, संपूर्ण जीवन एक दारू की बोतल में चला गया। समाज का जीवन एक दारू की बोतल में चला गया। आप लगा लो। और हमारे महापुरुष क्या कह रहे हैं? ज्योतिबा फूले कह रहे हैं, शिक्षा बिना मती गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया। अर्थात शिक्षा के अभाव में ही हमारा सब कुछ लुटा पिटा है और हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे। हम शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस दुनिया में, इस समाज में जो भी व्यक्ति शिक्षित है, समझो वही व्यक्ति विकसित है। इस देश में, इस समाज में जो व्यक्ति शिक्षित है, समझो वही व्यक्ति विकसित है। अब मैं आपको
बताना चाहता हूँ कि 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब को पारसियों ने होटल से निकाल दिया। वे महा एसोसिएशन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें रहने की जगह नहीं मिली तो उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। और बाबा साहेब ने एक पेड़ के नीचे रोते रोते एक संकल्प किया कि यदि मैं इस देश में अपने समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं दिलवा पाया, यदि मैं इस देश में अपने समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं दिलवा पाया तो मैं गोली मारकर सुसाइड कर दूंगा। ऐसा बाबा साहब ने कहा था। लेकिन बाबा साहब ने क्या करा? बाबा साहब ने सुसाइड करा या फिर उन्होंने तमाम दलितों शोषितों को अधिकार दिलाए? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अधिकार दिलाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद से कुछ करेंगे नहीं, बाबा साहब की हम मानेंगे नहीं। एक भाई साहब है, चले गए यहाँ से, उनकी जो है 1 साल तक तबीयत खराब थी, कोमा में गए थे, तो कोमा में पहुँच गए। अब कोमा में वे एडमिट हुए संतोष अस्पताल में। संतोष अस्पताल ही पीछे ही है, बस अड्डे पे। हाँ, तो संतोष अस्पताल में एडमिट कर दिया उन्हें। अब कर दिया एडमिट, 1 साल बाद ठीक होगा, आगे कोमा से निकल गए। मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं और वे कहने लगे मुझसे कि भाई ठीक हो गया। मैंने की बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने कहा जिस डॉक्टर ने जिस अस्पताल में समय ठीक करा ना, उसे मिठाई का डब्बा लेकर दे दो। अगर ठीक है, वो संतोष को तो देखना है, वो यशोदा अस्पताल में दिया है। ऐसे ही तमाम अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? आरक्षण बाबा साहब का खाते हैं। अरे आरक्षण बाबा साहब का खाते हैं, फिर चारों धाम जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं, हम गंगा यमुना नहाते हैं। ताली बजाओ, ताली बजाने की बात नहीं है, बजा रहे हो, अच्छी बात है, बात नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को, खासकर माताओं बहनों को बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाइए। अब बुद्धिमान तो वो जेब कतरा भी है जो 1 घंटे आपसे बात करके आपकी जेब काट लेता है। बुद्धिमान तो वो जेब कतरा भी है, लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, चरित्रवान बनाओ। वो आप ही बना सकते हो। शिक्षा से कैरियर तो बन सकता है, लेकिन कैरेक्टर की गारंटी नहीं है कि कैरेक्टर भी बन जाएगा, वो आप ही बना सकते हो। वक्त कम है और वक्त अभी ज़्यादा है, लेकिन एक बात और अपनी कह देता हूँ मैं, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया कि सिंबल ऑफ नॉलेज है। आपको पता है कि क्यों कहा गया? बाबा साहेब 3 देशों में पढ़ा है, अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन यानी कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है इसे, और जर्मनी यूनिवर्सिटी का नाम है बोन यूनिवर्सिटी। वहाँ से बाबा साहब बोन यूनिवर्सिटी से बंद बनकर आए, आग बनकर आए। ठीक, तो बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल पूरे होते हैं। 300 साल पूरे होने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक सर्वे करती है कि 300 साल में कौन ऐसा विद्यार्थी है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा चरित्रवान है, सबसे बड़ा स्वाभिमानी है। तो पहले नंबर पर हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसी के साथ वक्त तो कम है, बातें बहुत सारी हैं और वक्त अभी ज़्यादा है। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ बहन लक्ष्मी जी का और प्रबुद्ध सेवा संस्थान की संपूर्ण टीम का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर खड़े होकर बोलने का मौका दिया। इसी के साथ सभी को नमस्कार। धन्यवाद। गली गली
इधर आइए, एक जना उधर चले जाओ।
Thank you.